हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय तक्षशिला ट्यूटोरियल। कैसे हो बच्चों लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बड़ा मज़े से चल रहा होगा। ठीक है, इससे पहले भी कई सारे वीडियो मैंने डाला है तो बहुत सारे बच्चों को हेल्प भी मिला है और बहुत सारे बच्चों को हेल्प भी मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ जो अगला वीडियो अभी डालने जा रहा हूँ ये भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। सो ये जो चैप्टर है आप लोगों का साइंस का चैप्टर है, नाम है इसका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने तो क्लास 9 में पढ़ा ही होगा कि जो मैटर होता है, हमारे भी पीरियडिक टेबल में आपका बुक में ही है, जो मैटर होता है बेसिकली 3 तरह के होते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के क्या क्या होते हैं? कुछ जो मैटर यानी कि पदार्थ जो होते हैं, कुछ होते हैं मेटल्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, बिल्कुल नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, और तीसरा वाला जो बीच वाला होते हैं मेटालॉइड्स होते हैं। ठीक है, और मेटल्स में कौन कौन आते हैं जनरली जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि आयरन, ये आता है आपका मेटल में। कॉपर, ये आपका मेटल में आता है। ठीक है, सोडियम, ऐसे कई सारे चीज़ मेटल में आते हैं। क्यों आते हैं हम बाद में चर्चा करेंगे। और नॉन मेटल में कौन आते हैं? ऑक्सीजन। नॉन मेटल में कौन आते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, समझ में आया? सल्फर एंड आपका और क्या है, नाइट्रोजन, इस टाइप का सब आते हैं। तो मेटालॉइड में कौन आते हैं? सिलिकॉन, आर्सेनिक। लेकिन हमारा आज टॉपिक जो है मेटालॉइड नहीं है। ठीक, हमारा टॉपिक जो है मेटल और नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम मेटल के बारे में चर्चा करेंगे। तो मेटल के किसको कहते हैं, किस चीज़ को हम मेटल बोल के बोलेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक है मेरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया है जो मेटल में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, अगर वो प्रॉपर्टीज़ होंगे तभी हम उसको मेटल बोला जा सकता है। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज आता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? मेटल, जो जितने भी मेटल होते हैं सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। समझ में आया? कंडक्टर ऑफ हीट। इसका पर हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? मान लो हमने ऐसे एक बार ले लिया और इस बार को हमने यहाँ पर एक स्टैंड में लगा दिया। एक स्टैंड में इस बार को लगा दिया और इस बार में इस तरफ हमने क्या किया, दिस इज लेट इट बी योर मेट कॉपर बार, कॉपर रॉड। ठीक, और इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर एक वैक्स लगा दिया, वैक्स का कोटिंग लगा दिया। इसको हम क्या लिखेंगे? वैक्स का कोटिंग। और यहाँ पर हमने क्या करेंगे, एक पिन को गाड़ देंगे, पिन को। ठीक, और यहाँ पर क्या करेंगे, जो स्टैंड का जो बेस है, ये जो स्टैंड का आपका बेस है, इस बेस के ऊपर मैं क्या करूँगा, एक बुनसन बर्नर सेट कर दूंगा। मान लो यहाँ पर मैंने एक बुनसन बर्नर यहाँ सेट कर देता हूँ। ये उसका पाइप है, बुनसन बर्नर का पाइप है, ये सेट कर देता हूँ। और बुनसन बर्नर को अगर मैं यहाँ पे बर्न करता हूँ, यहाँ पर अगर बर्न करता हूँ, व्हाट आई विल ऑब्जर्व, थोड़ी देर के बाद मुझे पता चलेगा कि ये वाला हिस्सा जो वैक्स है, इट विल मेल्ट डाउन एंड फाइनली ये जो पिन है ये नीचे इसे गिर जाएगा।
ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि ग्रेजुअली यहाँ जो हमने जब हीट किए, ये मेटल धीरे धीरे हीट हो गया, और हीट होने के बाद यहाँ पर जो वैक्स है इट विल मेल्ट डाउन, एंड फाइनली यहाँ जो पिन जो दबा हुआ था वैक्स में वो गिर जाएगा। सो इट प्रूव्स दैट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अंडरस्टूड? यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मेटल की वो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 2 प्रॉपर्टी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर हमने एक बैटरी ले लिया, ये मान लो मेरा प्लस है, ये माइनस है, इस टाइप का एक बैटरी ले लेता हूँ, और बैटरी ले करके यहाँ पर मान लो मैंने एक स्विच ले लिया, और यहाँ पर मैंने क्या करूँगा कि यहाँ पर एक मेटल का बार ले लेता हूँ। मान लो इसे, ये मान लो मेरा आयरन की बार है, और इस आयरन की बार होते हुए यहाँ से मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक बल्ब लगा दूँगा। मान लो यहाँ पर एक मैं बल्ब लगा देता हूँ और यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या पता चलेगा, जैसे ही मैं स्विच दबाऊंगा सॉरी जैसे ये स्विच दबाऊंगा तो क्या होगा कि बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा। ऐसे ग्लो क्यों करेगा? क्योंकि जो मेरा आयरन की जो बार है इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इस सिंपल एक्सपेरिमेंट से आपको ये पता लग जाएगा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल का, उसका है मेलिएबिलिटी। ठीक है, नंबर 3 प्रॉपर्टी ये क्या है? मेलिएबिलिटी। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हो। मेलिएबिलिटी क्या है? मान लो मैंने एक मेटल का ऐसे एक टुकड़ा ले लेता हूँ, और उसके ऊपर अगर मान लो मैं यहाँ पर हैमरिंग करना चालू कर दूंगा, यहाँ पर मान लो इस मेटल को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हैमरिंग करना चालू कर दूंगा इसको बार बार हैमरिंग करने के बाद ये जो मेटल की टुकड़ा है मेरा इस टाइप का एक पतला सा शीट बन जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी। दिस इज द प्रॉपर्टी बाय व्हिच ए मेटल पीस can be turned into a flattened thin plate by the process of hammering। and my dear student, गोल्ड जो होता है सबसे हाईएस्ट मेलिएबल मेटल होता है। ठीक है, इसके बाद आता है डक्टेबिलिटी। ठीक है, डक्टेबिलिटी क्या होता है? डक्टेबिलिटी ये होता है किसी भी मैटर को अगर हमने खींचेंगे उसको, मान लो एक ऐसे हमने एक सीट ले लेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा होल कर देंगे, और यहाँ पर कोई अगर मेटल को ऐसे खींचेंगे तो ये एक लंबा सा तार बन जाएगा। डक्ट से डक्टेबिलिटी। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डक्टेबिलिटी। यानी कि किसी मेटल पीस को अगर हम खींच के उसको लंबा तार बना सकते हैं। इसमें भी गोल्ड सबसे आगे है। गोल्ड में 10 ग्राम गोल्ड में 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। नेक्स्ट 5th प्रॉपर्टी जो है इसका, सोनोरस साउंड। ठीक है, सोनोरस साउंड का मतलब देखो, अगर हमने किसी भी चीज़ को नॉक करेंगे, जैसे इस पेन को भी अगर मैं नॉक करूंगा कुछ तो साउंड आएगा ही, लेकिन अगर मेटल का अगर मेटल का मान लो, मैंने आप लोगों को स्कूल में देखा होगा या कुछ पुराने ज़माने के जो दमकल की जो गाड़ियाँ होते थे उसमें से एक मेटल का ऐसे बेल होता है, और इस बेल को अगर हम यहाँ ऐसे खींच करके बजाएंगे, मंदिर का घंटी जो होता है तो उसमें एक बजने के बाद एक होमिंग साउंड आता है, हुम करके जो साउंड आता है उसको सोनोरस साउंड बोलते हैं। सो ये मेटल से ही केवल संभव है, ये बाकी चीज़ से संभव नहीं है। ठीक है, और 6था प्रॉपर्टी जो होता है, 6th प्रॉपर्टी जो मेटल का होता है, मेटालिक लस्चर। मेटालिक लस्चर मतलब कोई भी मेटल हो उसमें क्या होता है, मेटल वाला धातु वाला चमक होता है।
ये चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, जैसे नॉर्मल केस में आप लोगों ने स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर जो देखते हैं, कलर अलग अलग हो सकता है। जैसे गोल्डन येलो कलर का है, कॉपर जो है रेडिश कलर का है, आयरन जो है चकचक करता है, स्टील टाइप का कलर का है, इसी टाइप का सोडियम भी जो है कलर का, मरकुरी। तो ये एक मेटालिक लस्टर होता है मेटल में। सो माइंड डियर, यहाँ तक जो मेटल का अगर 6 प्रॉपर्टी, सारे मेटल में कोई कोई प्रॉपर्टी ज़्यादा, कोई कोई प्रॉपर्टी कम होता है, लेकिन प्रॉपर्टी तो सारे होते हैं एक्सेप्ट मरकुरी। आप मुझे बोलोगे कि मरकुरी का आप एक्सेप्ट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मरकुरी जो है एट रूम टेम्परेचर लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। मरकुरी एट रूम टेम्परेचर लिक्विड स्टेट में रहता है। इसको Hg इसका सिंबल है। लिक्विड स्टेट में होने के कारण इसमें मेलिएबिलिटी और डक्टेबिलिटी, ये सब जो प्रॉपर्टी इसमें फिर अप्लाई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये लिक्विड में है। तो इसीलिए मरकुरी जो है फिर भी मेटल है, क्योंकि इसमें बाकी सारे प्रॉपर्टी मौजूद है, ठीक है। तो ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर अदर देन मरकुरी। लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जैसे कि सोडियम एंड पोटासियम, इस टाइप का मेटल इतना सॉफ्ट होते हैं, चाकू से जैसे हम ब्रेड काटते हैं वैसे इनको हम काट सकते हैं। मोर ओवर एक मेटल ऐसा है जैसे कि सीजियम, उसको अगर हाथ से ऐसे हम अगर पकड़ेंगे सीजियम को, जैसे बटर पिघलता है ऐसे हाथ से पिघल जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है, ठीक है। सिमिलरली अभी अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी में नॉन मेटल्स की बात करेंगे, नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, आइदर दे आर सॉलिड्स और गैस होते हैं। जितने भी नॉन मेटल्स हैं, कोई भी मेटल गैस नहीं होता है, ध्यान रखना, कोई भी मेटल गैस नहीं होता। आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नॉन मेटल्स आइदर सॉलिड और गैस होते हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, ठीक है। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है। अदर देन दिस सारे नॉन मेटल जो होते हैं सॉलिड एंड गैस होते हैं। मोर ओवर आयोडीन जो होता है, आयोडीन एक नॉन मेटल है, लेकिन आयोडीन के पास मेटालिक लस्टर रहता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारे एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है या ट्रिकी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कौन सा नॉन मेटल ऐसा है लेकिन उसमें मेटालिक लस्टर है, यानी कि मेटल जैसे चमकता है, वो है आयोडीन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टी में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट हम जाते हैं कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। हाउ मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है। हाउ मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। हाउ मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। देखो आप लोगों ने देखा होगा, इवन आप जो प्रीवियस क्लास में थे, जैसे 9 में 8 में, कई बार हो सकता है आपका स्कूल में टीचर ने लेबोरेटरी में लेकर के एक मैग्नीशियम रिबन को जलाए होंगे। तो मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा घिस देते हैं ताकि उसका ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोटिंग होता है वो हट जाता है। एंड उसको लेकर के जब मान लो एक फ्लेम ऐसे मैंने ले लिया और इस फ्लेम में अगर मैग्नीशियम रिबन को अगर इसे दिखाया जाएगा तो एक ब्राइट लाइट दे करके ये मैग्नीशियम रिबन जलना चालू हो जाता है। जैसे दिवाली में आप लोग झराबत्ती जलाते हो वैसे ही वो जलता है। एंड फाइनली क्या होता है, वाइट पाउडर ऐसे नीचे, वाइट कलर का पाउडर डिपॉजिट हो जाता है, नीचे ऐसे जमा हो जाता है। ऐसे जलते जाएगा तो गिरते गिरते से बेंड होकर के वाइट कलर का पाउडर जमा हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, समझ में आया, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है जो कि वाइट कलर का है। इसके बारे में, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज़ किया है, इसके बारे में हम बाद में पता करेंगे। अब बात आता है कि ये मैग्नीशियम रिएक्शन करता है, क्या सारे मेटल ऐसे रिएक्शन करता है? नो माय डियर, कुछ कुछ मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रेडिली रिएक्ट करते हैं और कुछ मेटल बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड जो है ये ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है। सिल्वर भी ऑक्सीजन के साथ
बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है। ये सारे जो मेटल होते हैं ये कंपैरेटिवली लेस, एंड गोल्ड जो है आपका लीस्ट रिएक्टिव मेटल में इसलिए काउंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। इसके अलावा कई सारे मेटल जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, यानी कि ह्यूमिडिटी। इसका ऊपर भी एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने कर सकते हैं। जैसे मान लो एक हमने ग्लास ट्यूब ऐसे ले लिया, और ग्लास ट्यूब में हमने क्या किया, यहाँ पर ग्लास वूल ले लेते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लास वूल। एक ग्लास वूल इसीलिए लेते हैं ताकि इसमें वाटर, पानी इसमें जमा रहेगा। और यहाँ पर कोई मेटल का हमने कोई स्ट्रिप ऐसे ले लेते हैं, और इसको अगर हमने यहाँ पर हीट करेंगे, यहाँ पर अगर हमने इसको हीट करेंगे, और यहाँ पर अगर हमने क्या किए, एक कॉर्क लगा देते हैं और कॉर्क से एक पाइप पास कर देते हैं। जब पाइप पास करेंगे तो इसको अगर लेकर के हमने एक कंटेनर के अंदर डाल देते हैं, इस पाइप को ऐसे, इस पाइप को लेकर अगर कंटेनर के अंदर इसे हम डाल देते हैं, और इसका ऊपर अगर हमने और एक टेस्ट ट्यूब चढ़ा देंगे इसे। ठीक है, अगर टेस्ट ट्यूब चढ़ा देंगे और यहाँ तक मान लो पानी है, हमको क्या मिलेगा, यहाँ बूंद बूंद होकर के ऊपर की तरफ कुछ गैस निकलते हुए हमको दिखाई देगा। सो माय डियर, डोंट गो टू माय ड्राइंग, डोंट बी, मेरा जो ड्राइंग है ये आर्टिस्टिक नहीं है, ये इंफॉर्मेटिव है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो टेस्ट ट्यूब होता है इसमें क्या हो जाएगा आपका, ऐसे बूंद बूंद गैस कलेक्शन हो जाएगा। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पर वाटर जो है हॉट वाटर है, यहाँ पर वाटर क्या है, हॉट। हम जब गर्म कर रहे हैं इसको बर्नर से, ये जो पानी है मॉइस्चर होकर के जाएगा, तो हॉट वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या देगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। समझ में आया, ये क्या देगा आपका, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये जो बूंद बूंद होकर गैस निकल रहा होगा, उसको अगर हम टेस्ट ट्यूब से निकाल करके अगर मैच स्टिक लेकर के हम दिखाएंगे तो पक कर आवाज़ के साथ वो जल उठेगा। इसका मतलब जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन देता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ रहा होगा। अब बात आता है कि सारे मेटल क्या ऐसे रिएक्शन करते हैं, कुछ मेटल तो वाटर के साथ, सारे मेटल भी यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, कुछ मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सोडियम को वाटर के साथ में रिएक्शन कराऊंगा तो ये मुझे क्या देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। समझ में आया, इसको अगर मैं बैलेंस कर देता हूँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 NaOH, तो H कर देता हूँ, चलो बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। अगर H2 करना मुझे डबल करना पड़ेगा, मान लो मैं इसको 2 कर देता हूँ तो इसको H2 कर देता हूँ, इसको 2, इसको भी 2, लेकिन अब हो गया देखो 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन। समझ में आया। सो ये ऐसे आपको रिएक्शन देगा। ठीक है, अब जो है हम बात करेंगे कि मेटल के साथ अगर कैल्शियम का हम रिएक्शन कराएंगे, कैल्शियम को, तो कैल्शियम का अगर हम रिएक्शन कराएंगे मेटल के साथ, वाटर के साथ, कैल्शियम प्लस वाटर, ये भी हमको क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल 2 प्लस H2। ठीक है, तो हमने जो फिगर बनाए थे उस जगह में अगर हमने सोडियम को तो रख नहीं सकते हैं, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, इसीलिए सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसी के साथ भी सोडियम रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, लेकिन कैल्शियम अगर देंगे वाटर के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, अब बात आता है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स। ठीक है, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स, कोई भी एसिड होता है
हम लोगों ने एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ा है। कोई भी एसिड होता है उसमें होता क्या है, हाइड्रोजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने पढ़ा है ना, पोटेंसी ऑफ एसिड यानी कि पीएच लेवल ऑफ एसिड। तो जिस एसिड जितना जल्दी सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट होकर के हाइड्रोजन आपको जितना ज़्यादा देता है और जितना जल्दी देता है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है माय डियर। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मेटल के साथ रिएक्शन करता है ये क्या देता है, देखिए HCl जब टूटेगा वो क्या देगा, H प्लस Cl-, जब डिसोसिएशन हो जाएगा। तो मेटल भी जो होता है वो भी पॉजिटिव आयन देता है। मेटल्स आर ऑलवेज रेडी टू गिव इलेक्ट्रॉन। तो मान लो मैंने यहाँ पर कोई भी एक मेटल ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम प्लस HCl, ये आपको क्या दे देगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। समझ में आया? तो ये कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन आपको दे देगा। यानी कि कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है इट ऑलवेज गिव्स हाइड्रोजन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब बात आता है कि कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। सारे मेटल का जो है रिएक्टिव का टेबल आपका बुक में दिया गया है, मैं उसका ऊपर अब ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। सबसे जो हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल आपका बुक में दिया गया है वो है पोटासियम, एंड लोएस्ट रिएक्टिव जो है वो आपका गोल्ड है यानी कि Au। अब देखिए क्या होता है कि कई बार स्ट्रॉन्ग जो मोर रिएक्टिव जो मेटल होते हैं, जो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या देते हैं वो लोग, आपको देते हैं सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक बताया था, दोबारा बता देता हूँ। जैसे कैल्शियम प्लस HCl, इट विल गिव यू कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन तो गैस होकर निकल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कॉपर को H2SO4 के साथ रिएक्शन करता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, CuSO4 प्लस H2। यहाँ पर ऐसे मिलेगा। अब एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जो कैल्शियम क्लोराइड है या कॉपर सल्फेट है, ये सारे क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। यानी कि एसिड, मैं ऐसे लिख सकता हूँ एसिड प्लस, मैं ऐसे लिख सकता हूँ मेटल प्लस एसिड, इट ऑलवेज गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जैसे मेटल और नॉन मेटल के साथ अगर रिएक्शन होता है, मेटल और नॉन मेटल के साथ जब रिएक्शन होता है, जनरली जैसे हाइड्रोजन ग्रुप के साथ अगर रिएक्शन होगा तो आपको सॉल्ट ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो मेटल है और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप है, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ की बात देख लीजिए, मान लो सोडियम को मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करूँगा। अगर सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कई सारे बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा कैसे होगा। देखो माय डियर, सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम के एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, तो सोडियम के एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक जो संरचना कैसे होगा, 2 8 1। एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसे हो जाएगा, 2 8 7। लेकिन ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं, हम पूरे 11 इलेक्ट्रॉन या 17 इलेक्ट्रॉन को हम नहीं लिखते हैं। आप लोगों को याद होगा, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर में केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को हमने लिखते हैं। मान लो मैंने सोडियम को इसे क्रॉस करके लिख लिया, और इसके साथ अगर मैंने क्लोरीन लिखता हूँ, मान लो क्लोरीन, तो क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे मान लो डॉट करके दे दिया। आप बोलोगे कि इसको ये भी तो इलेक्ट्रॉन है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो आपने इसे डॉट और इसे स्टार करके क्यों दिया?
ऐसे कुछ नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे ही है, बस ये फर्क समझाने के लिए ये दिया गया है। अब देखिए सोडियम में यहाँ पर क्या था, 11 इलेक्ट्रॉन था, एंड द सेम टाइम इसका न्यूक्लियस में क्या था, 11 प्रोटॉन भी था। अब नेट चार्ज क्या था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, नेट चार्ज क्या था, 0 था। लेकिन अब घटना क्या घटेगा, सिमिलरली क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन कितना था, 17 था, और प्रोटॉन कितना था इसका न्यूक्लियस में, वो भी 17 था। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो नेट चार्ज इसका क्या है, 0 है। लेकिन अब क्या होगा, जब आपस में लोग रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को। ठीक, अब सोडियम के पास क्या हो जाएगा, अब सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन जो है 10 हो जाएगा, और प्रोटॉन जो है पहले जैसे 11 है, तो अब इसके पास क्या हो जाएगा, +1। तो इसीलिए सोडियम अभी प्लस आयन दे देगा। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन के पास क्या होगा, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 18, लेकिन इसका प्रोटॉन क्या है, पहले जैसे 17 है, तो इसके पास एक -1, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो माइनस हो जाएगा, इसलिए क्लोरीन क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। इसीलिए मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है ये पॉजिटिव आयन देता है, मेटल क्या देता है, पॉजिटिव आयन देता है, एंड हाइड्रोजन ग्रुप जो है ये हमेशा नेगेटिव आयन देते हैं, और दोनों मिलकर के सॉल्ट बनाते हैं। और ये जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस टाइप का बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये काफ़ी स्ट्रांग होता है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हैवी होता है, काफ़ी ऊंचा होता है, और ये जनरल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में क्या हमेशा सॉलिड स्टेट में ही आपको मिलते हैं, ये कभी भी आपको लिक्विड या गैस स्टेट में नहीं मिलेंगे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे हम कैसे इसको शो करेंगे, जैसे सोडियम और क्लोरीन मिलकर के आपको क्या बना देते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम जैसे मैंने लिखा हूँ सोडियम प्लस क्लोरीन, ये मिलकर आपको सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है आपका, नेक्स्ट पार्ट जो है कि जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है। ये सब जो मैं इसीलिए करा रहा हूं ताकि आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा। मैग्नीशियम का कितना होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक नंबर 12 होता है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या क्या होता है, 12 होता है। 12 होता है मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 2। यस और नो। अब क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्या करेगा, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा कि ये क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट करेगा, इस तरह पे क्लोरीन हो जाएगा, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 7 है, और इस तरफ मान लें क्लोरीन है, इसके साथ भी क्या करेगा, इसका भी 7 है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और इस क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। एज ए रिजल्ट अब मैग्नीशियम क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम बन जाएगा 2+, और क्लोरीन माइनस माइनस, क्लोरीन माइनस और क्लोरीन माइनस, तो फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये आपको दे देगा मैग्नीशियम एंड क्लोराइड, तो ये कैसे दे देगा, प्लस प्लस एंड क्लोरीन, 2 क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन माइनस माइनस। ठीक है, और इसका अंदर जब आ जाएगा तो ये इसके पास कितना हो जाएगा, टोटल 7 था, और ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो होता है ये सारे जो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, सो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड मैं बताता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड,
ठीक है। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या होते हैं, ये सारे सॉलिड होते हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ये सारे सॉलिड होते हैं। नंबर टू होते हैं क्या, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन सब का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। नंबर 3, ये जो होते हैं पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। आप ऐसे नोट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल कौन है, वाटर, ठीक है। नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या है, ऑन सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्युबल होने के बाद ये लोग आयंस देते हैं। ऑन सॉल्यूशन दे गिव आयंस, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड आपको क्या देता है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड अगर हमने पानी में मिला दिया, सोडियम क्लोराइड को पानी में मिला देने के बाद ये आपको क्या दे देगा, Na+Cl, Na+ और Cl- आयन दे देगा। तीसरी बात, ऑन सॉल्युबिलिटी, जब सॉल्युबल होंगे तभी, जब इनसॉल्युबल है मतलब बिल्कुल केवल सोडियम क्लोराइड है तब नहीं। ऑन सॉल्यूशन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जब सॉल्युबल हो जाएंगे तब ये इलेक्ट्रिसिटी देंगे। यहाँ तक बात उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी जो है मेटल कहाँ मिलते हैं, दूसरी बात है मेटल कहाँ मिलते हैं, ऑकुरेंस ऑफ मेटल। देखो आप लोगों को पता है धरती जो शुरू में बना था, जो बिग बैंग थ्योरी कहता है, गैसीय स्टेट में था, तो धीरे धीरे धरती जो है जब कूल होने लगा तो लिक्विड स्टेट में आ गया। अभी भी आपको पता है, रिसेंटली न्यूज़ में भी दिखा रहा था, बहुत सारे जो फिलीपाइंस में भी बहुत सारे जगह में लावा निकलता है, यानी कि धरती का अंदर अभी भी सारे मैटर जो है लिक्विड स्टेट में है, और उसका टेम्परेचर इतना है कि पत्थर को भी पिघला कर रख देता है। तो इमेजिन करो, तो तब के टाइम में जब धरती बिल्कुल लिक्विड स्टेट में था तो सारे मेटल वगैरह तो बिल्कुल मेल्टिंग स्टेट में ही होंगे, एंड मोर ओवर इतना हाई टेम्परेचर में सारे मेटल जो है रिएक्शन भी कर गए होंगे। तो जो मेटल हाईली रिएक्टिव है पक्का ऑक्सीजन के साथ या दूसरे के साथ रिएक्शन कर गए होंगे, और जो हेवी मेटल है वो क्या होगा, धरती का नीचे की तरफ चला गया होगा, कोर की तरफ चला गया होगा। तो इसीलिए आज भी बताया जाता है धरती का जो कोर है वो बिल्कुल आयरन का बना हुआ है, और काफ़ी हाई प्रेशर में वहाँ पर आयरन है, जिसके कारण हमारा धरती में मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। समझ में आ रहा है। तो मेटल जो होते हैं बेसिकली 3 तरह का मेटल होते हैं। कुछ मेटल जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, और कुछ मेटल वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं गोल्ड वगैरह, वो फ्री स्टेट में मिलते हैं। इसीलिए पता नहीं धरती में कब से गोल्ड का और कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वो फ्री स्टेट में आज की डेट में ही बहुत सारे नदियों में बहुत सारे जो खदान हैं यानी कि माइंस है, उसमें गोल्ड जो है बिल्कुल गोल्ड का फ्री स्टेट में मिलते हैं, तो उनको लाकर थोड़ा बहुत प्यूरिफाई किया जाता है। तो मेटल जो होते हैं तो बेसिकली धरती में दो तरह मतलब तरीके से मिलते हैं। तो एक होता है मेटल जो होते हैं कैसे कैसे मिलते हैं, एक होता है मिनरल और दूसरा होता है ओर। अब आप लोगों का दिल में ये सवाल आएगा कि मिनरल और ओर क्या होता है। देखो माय डियर, ऐसे जो हमारा धरती का जो सॉयल है इसमें भी कई सारे मेटल होते हैं, कई सारे मेटल, इसमें गोल्ड भी होता है, आयरन भी होता है, एल्युमिनियम होता है, तो ये सारे मेटल होते हैं। लेकिन ये जो मेटल मिनरल होते हैं, ये जो मेटल है तो इसको हम इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। आप बोलोगे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते इकोनॉमिकली, मतलब इसका मतलब ये है कि इनका जो परसेंटेज है सॉयल में इतना कम है
कि इसको अगर एक्सट्रैक्शन करेंगे इतना खर्चा आ जाएगा, जो मेटल निकलेगा काफ़ी महंगा हो जाएगा। इसीलिए मिनरल जो होते हैं इससे हम लोग मेटल को नहीं निकालते हैं। तो फिर हम मेटल को किससे निकालते हैं? मेटल को निकालते हैं हम ओर से। ठीक है, अब मेटल को जब हम ओर से निकालते हैं, फिर ओर क्या है? ओर मतलब वो भी सॉइल है। मिनरल भी सॉइल से मिलता है, ओर भी सॉइल से मिलता है, लेकिन ये ओर जो होता है ना, इसमें मेटल की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। और उसको निकालने में क्या होता है, जैसे थोड़ा सा भी हम ओर से निकालेंगे तो हमको खूब सारा मेटल मिल जाएगा। एज ए रिजल्ट हमको इकोनॉमिकल होता है और मेटल सस्ता पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने इतने सारे मिनरल लिया, माने कि सॉयल लिया, पता चला उसमें से थोड़ा सा ही हमको आयरन मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड मैंने इतना सारा एक मान लो आयरन का ओर लिया और मुझे इतना सारा आयरन मिल जा रहा है, तो मैं इससे क्यों लूँ? इसीलिए ओर से ही हम लोग हमेशा मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ओर से हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और क्या करते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। क्योंकि अगर पूरा चैप्टर को मैं कवर करने जाऊं, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो आज जो है मैंने मेटल का केवल फिजिकल प्रॉपर्टी और उसका केमिकल प्रॉपर्टी बताया, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि ओर से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो मॉडरेटली है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद कई सारे और भी प्रक्रियाएं हैं, जैसे रोस्टिंग कैसे होता है, उसको रोका कैसे जाएगा, ये सारी चीज़ के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर चर्चा करूंगा। तब तक आप लोगों का कमेंट्स का मैं वेलकम करूंगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टडी वेल। थैंक यू।